नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ तीनों मेहमान आ चुके हैं आपके प्रोग्राम में। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर साहब, बहुत स्वागत सर आप सभी लोगों का। बहुत सारी खबरें हैं साहब। ट्रंप साहब ने शपथ ले लिया और आते ही धड़ाधड़ दस्तखत कर दिए, बहुत सारे आदेश निकाल दिए। उसके बारे में आपको हम बताएंगे आज। और दिल्ली के चुनाव में क्या नया हुआ ये हम आपको बताएंगे। मुंबई में क्या चल रहा है जब ये पता चल गया कि सैफ अली खान पर वार करने वाला, घर में घुसने वाला दरअसल बांग्लादेशी था जो हिंदू नाम से यहां रह रहा था, उसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन दिल्ली के चुनाव से ही शुरुआत करते हैं। अभी हम लोग बात कर रहे थे प्रोग्राम शुरू होने से पहले कि ऐसा लग रहा है कि हमारे नेताओं ने ये सोच लिया कुछ भी बोल दो, कोई ऐलान कर दो, कोई मतलब नहीं है दिल्ली के चुनाव से। जैसे किसी को जो मुद्दे उछाले जा रहे हैं इस वक्त, वो आप सुनेंगे तो आपको भी हैरत होगी कि क्या वाकई में दिल्ली का चुनाव इस स्तर पर आ गया है। देश की राजधानी है भाई, और इस स्तर पर जाकर के बयानबाजियां, एक दूसरे पर आरोप लांछन लगाना। जैसे दिल्ली में क्या चल रहा है इस वक्त, अरविंद केजरीवाल कल एक कहानी सुनाते सुनाते गड़बड़ कर बैठे। वो बीजेपी पर कोई कटाक्ष करना चाहते थे, बीजेपी को ये लोगों को बताना चाहते थे कि जैसे सोने का हिरण, उसको मारने के लिए राम जी निकले थे, सीता जी ने कहा था मुझे ये हिरण चाहिए, और वो प्रकरण वो सुना रहे थे। इसी तरीके से दिल्ली बीजेपी वाले ये धोखा देने वाले लोग हैं। ये ऐसे ही सोने के हिरण की तरह बनकर के आएंगे, आपसे लच्छेदार बातें करके आपसे खूब सारे वादे करेंगे। इनके झांसे में मत आना। कहानी में उन्होंने अपनी तरफ से कुछ नई बातें जोड़ दी। उन्होंने रामायण में बता दिया कि जो रावण था वो सोने का हिरण बन के आया था। वो सारा मामला प्रकरण हम लोग सब जानते हैं, बचपन से सुनते आए हैं। मारीच था, मारीच ने कैसे मायावी रूप से अपने आप को सोने के हिरण में का रूप उसने ले लिया था। और उसके बाद फिर उसने, जब सीता जी ने उसको देखा तो उन्होंने कहा राम जी से कि आप इसको लेकर के आइए। वो लक्ष्मण जी को उन्होंने कहा कि तुम इनको घर से बाहर मत निकलने देना। इस बाकी बातें अब जैसे उन्होंने ये गलत बात बयानी की, बीजेपी वालों ने इसको उठाया, बोले इनको तो रामायण भी नहीं पता। ये तो इतना ऐसा प्रकरण जो बच्चा बच्चा जानता है रामायण का, वो भी इनको नहीं मालूम। अब समझ लो ये कैसे हिंदू है। हम तो इनको पहले ही चुनावी हिंदू कहते हैं। चलिए यहां तक तो ठीक था। अब उसके बाद बीजेपी के एक नेता जो है वो एक दिन के अनशन पर हैं कि रामायण का, धर्म का अपमान किया अरविंद केजरीवाल ने। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी वाले ये साबित करने के लिए तुले हुए हैं कि इनको रावण के लिए इतना दर्द क्यों हो रहा है। ये रावण की पैरवी करने वाले लोग हैं क्या भारतीय जनता पार्टी वाले? तो वो उनको रावण के वंशज बता रहे हैं। खैर, इस तरफ की इस किस्म की बातें केजरीवाल जी ने आज इसके पर सफाई भी दे दी। कल मेरे मुंह से गलत बात निकल गई थी, ऐसा नहीं है, ऐसा है। इसके बाद दूसरा मुद्दा जो दिल्ली में चल रहा है, हमारे प्रोग्राम में कल मुकाबला प्रोग्राम हम लोग करते हैं शाम को, एक बहस का प्रोग्राम आप उसमें देखते हैं। अभी पीछे एक बात हो गई थी, एक ऐसी डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता की तरफ से के मुंह से कुछ ऐसा निकल गया था जिसको पूर्वांचलियों का अपमान बताया गया, पूर्वांचलियों को गाली दी, ऐसा बताया गया। कल के प्रोग्राम में क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी के वही प्रवक्ता जिनके साथ उस दिन बहस हो रही थी, उस प्रोग्राम में वो भी थे, उन्होंने कोई ऐसी बात कह दी जिसको अब सिखों का अपमान मान लिया गया, या बताने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, स्कोर सेटल कर रही है। वो क्या था, क्या बात ऐसी कह दी थी उन्होंने, वो मैं आपको सुनवाऊंगा। लेकिन पहले ये जो रामायण का मारीच कांड या रावण सोने का हिरण बन करके गया, अरविंद केजरीवाल जी ने बताया, उसके ऊपर जो बवाल है, उस पर 4-5 मजेदार बयान है हमारे पास, आपको सुना रहा हूं। रामलीला देखने जाते हो कि नहीं जाते हो? भगवान राम की कहानी सुनिए। रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास हो गया था। तो एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया, सोने का हिरण बन के आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बन के आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। उसने बोली नहीं, मैं तेरे को आदेश देती हूँ, जाओ और हिरण को पकड़ के लाओ। लक्ष्मण के पास चारा नहीं था, लक्ष्मण चला गया और वो रावण अपना वेश चेंज करके और सीता मैया का हरण करके ले गया। ये बीजेपी वाले भी उस सोने के हिरण की तरह है, इनके चक्कर में मत आ जाना, नहीं तो हरण हो जाएगा। मैंने ये कह दिया कि जो सोने का हिरण था वो रावण सोने का हिरण बन के आया था, और सीता मैया उस सोने के हिरण के ऊपर वो हो गया। तो उन्होंने ये कह रहे हैं कि
रावण नहीं बन के आया था, मरीची राक्षस बन के आया था। तो मेरी वो पूरी भारतीय जनता पार्टी आज धरने पे बैठी है मेरे घर के सामने कि मैंने रावण का अपमान क्यों किया, मैंने रावण का अपमान कैसे कर दिया। पूरी भारतीय जनता पार्टी, इनको रावण से इतना प्यार है, राक्षसी प्रवृत्ति है इन लोगों की। मैं दिल्ली के झुग्गी वालों को और गरीब तबके को खासकर चेताना चाहता हूं कि अगर ये आ गए तो ये राक्षसों की तरह निगल जाएंगे आप लोगों को। प्रभु श्री रामायण चरित्रमानस की जिस तरह से गलत व्याख्या की गई है, जिस तरह से हमारे सनातन और हमारे हिंदू धर्म को अपमान करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल द्वारा की गई, ये पहली बार नहीं है। ये अधर्मी लोग हैं। इनकी नानी इनको क्या सुनाती थी हमें नहीं पता, लेकिन ये कहते थे कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। आज चुनाव सर पे है तो इनको राम मंदिर के सब सारे मंदिर याद आते हैं। और जिस तरह से कल इन्होंने ये कहा है कि राक्षण सोने का हिरण बन के आया था, ये अभी तक शीश महल के उस गोल्ड प्लेटेड सोने से बाहर नहीं आया है। तो इनको गोल्ड इतना प्यारा है कि इनको हर जगह सोना ही दिखता है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आज हम यहाँ आकर प्रभु श्री राम से, प्रभु श्री हनुमान से हमने तो क्षमा याचना की है कि हमारे धर्म, हमारे सनातन को उन्होंने गलत रूप से व्याख्यान किया है, उसके लिए कम से कम हम तो आज उपवास करेंगे। आज जो उपवास भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, इससे ये बात साबित हो गया कि बीजेपी दरअसल रावण की वंशज है। बीजेपी रावण को अपना कुल देवता मानती है। रावण के अपमान पे उपवास कर रहे हैं ये। तो इसलिए अब मैं दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूं, इनसे बच के रहिए। ये राक्षस कुल के लोग हैं, ये आपका भक्षण भी कर सकते हैं, इनसे सावधान रहिए। ये रावण को अपना वंशज मानते हैं, रावण को अपना कुल देवता मानते हैं। आज ये साबित हो गया और रावण के अपमान पे उपवास कर रहे हैं। रावण के अपमान पे पूरी बीजेपी आज सड़कों पे उतरी हुई है। रावण इनके कुल देवता हैं, आज ये साबित हो गया। तब रावण बीजेपी वालों के कुल देवता ही बता दिया गया है। अपमान किसका हुआ भाई? मतलब बीजेपी ने कहा धर्म का अपमान हुआ, आप आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं इनको रावण की हमने सही से नहीं बताया कि रावण गया था कि नहीं गया था सोने का हिरण बनके, इसलिए इनको बुरा लगा कि रावण का अपमान हो गया। त्रिपाठी जी नहीं, देखिए, एक तो ये कि थोड़ा हास्य विनोद जैसा लग रहा है जब ये नेता लोग आपस में बात कर रहे हैं। एक विषय हुआ कि इसका मतलब ये कि ये किसी भी स्तर तक, किसी भी हद तक जाकर ये कुतर्क के पहाड़ पर बैठ जाएंगे। जैसे गाजीपुर का कूड़े का पहाड़ है, जैसे भलसवा का कूड़े का पहाड़ है, जैसे दिल्ली की सड़क के किनारे नगर निगम कूड़ा न उठा पाए तो वहां कूड़े का पहाड़ बन जाता है। तो एक तो ये बात है, उस तरह से बैठ जाएंगे कुतर्क के पहाड़ पर। अब दूसरा उसका हिस्सा जो गंभीर है, क्या सचमुच अरविंद केजरीवाल के घर परिवार में रामायण का, रामचरितमानस का कभी पाठ वैसे भी होता है जब से वो मुख्यमंत्री बने? क्योंकि रावण हिरण बन के आया था, ये तो कोई सामान्य घर का बच्चा भी नहीं कहेगा। और गलती हो सकती है, खरदूषण को पहचानने में गलती हो सकती है, ताड़का को पहचानने में गलती हो सकती है। आप भूल सकते हैं कि कौन ज्यादा सोता था, कौन कम सोता था, कुंभकर्ण कितने महीने सोता था, उसमें गलती हो सकती है। आप भूल सकते हैं कि नागपाश से किसने बांध लिया था, उसमें गलती हो सकती है। लेकिन अगर ये गलती हो रही तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि अरविंद केजरीवाल की वो नानी जो कहती थी कि मेरा राम तोड़े हुए, जहां पे मस्जिद तोड़ी गई है वहां मंदिर में नहीं रह सकता, उन नानी ने कभी कोई कहानी नहीं सुनाई। रामायण और रामचरितमानस की तो कतई नहीं सुनाई। मैं ये कहूंगा कि ये हनुमान चालीसा टीवी पर करने के बजाय, इस तरह से करने के बजाय एक काम तो तुरंत शुरू करें। तुलसी बाबा की रामचरितमानस है, उसको रोज पाठ करें, नंबर 1। दूसरा यह है कि क्या रावण का अपमान हो गया? अब इसमें भी वो हास्य विनोद कर रहे हैं कि रावण उनके कुल देवता हो गए। अगर रामचरितमानस रामायण पढ़ी होती तो फिर ये समझ में आता कि रावण कोई ऐसा नहीं था, उसके अंदर आसुरी प्रवृत्तियां आ गई थी। उसके बावजूद जब राम ने रावण को मार दिया तब भी लक्ष्मण को कहा कि जाओ, विद्वान व्यक्ति है। लक्ष्मण सिरहाने चले गए, समझाया विद्या लेने जा रहे हो, किसी से ज्ञान लेने जा रहे हो, पांव की तरफ जाओ, उनको प्रणाम करो और वो विद्वान ब्राह्मण रावण उससे ज्ञान लेकर आओ। तो मुझे लगता है कि इसको जब कोई भी सुनेगा तो एक बात समझ में आ जाएगी कि अरविंद केजरीवाल सचमुच चुनावी हिंदू है। और हम लोगों को ये भ्रम था कि राहुल जी को ही ये सब नहीं पता है। तो राहुल जी का समझ में आता है भाई, वो उनकी माता जी इटली से हैं, पारिवारिक है, लेकिन अरविंद केजरीवाल तो सब यही है भाई। बहुत बड़े वाला नहीं, लेकिन है सेल्फ गोल।
अरे सेल्फ गोल नहीं है भाई, जैसे कहते हैं ना कि कुल्हाड़ी पे पाँव पड़ गया, कहते हैं नहीं हम कुल्हाड़ी बैठ ही जाएंगे, तो उस टाइप वाला मामला है। चलिए नहीं, हर्षवर्धन जी ने उनके जितने, लिए भी तो दो शब्द बोलिए जो भूख हड़ताल पे हैं आज। वही मैं बात कर रहा हूँ, हर्षवर्धन जी ने जितने महाभारत के हास्य विनोद वाला मैंने उसी में वो जोड़ा, वही है हास्य विनोद। मैं कह रहा हूँ हर्षवर्धन जी ने महाभारत के जितने चरित्रों का नाम लिया है ना आज, महाभारत के तो वो राजनेताओं को सबको कंफ्यूज कर देंगे आज। मैं कह रहा हूँ कि अब अगला वाला ये जाएगा। हद हो गई है ना ये, मतलब जो कुतर्क अब जो बात कही वो ठीक है, उचित बात है, लेकिन क्या, और फिर जो अरविंद केजरीवाल जी ने जो गलती की, जो सही किया, फिर उसको और आगे तक ले गए, कह देते कि गलत हो गया, गलत तरीके से बता दी, कोई बात नहीं, गलती हिंदू धर्म में ये बहुत आराम है, कोई ऐसा नहीं गलती आप कर ले तो बोल दिया ठीक है। अब उसको रावण के कुल देवता तक पहुंचा दिया। वैसे आपको पता होगा कि रावण का जो कुल था ना, गोत्र था, वो अग्निहोत्र था। बिल्कुल। और आज भी देश में बहुत सारे अग्निहोत्री परिवार हैं और अग्निहोत्र को एक बड़ा कुल माना जाता है, लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाहता सब, और फिर उस पर आप अनशन पर बैठ जाएं, नाश्ते के बाद बैठे, पहले बैठे, वो नहीं जानकारी मुझे, लेकिन अनशन पर बैठ गए, छोले भटूरे पर बैठे। हो चुका है दिल्ली में, ऐसा दिल्ली में हो चुका है, छोले भटूरे खाकर भी अनशन पर बैठे थे, कांग्रेस। तो इसलिए ऐसा हो सकता है। वो नेता जो पता नहीं आज वो हैं कि नहीं, वो अरविंदर सिंह लवली जी छोला भटूरा खा रहे थे, तब कांग्रेस में थे, और तब गांधी समाधि पे बैठना था अनशन पे। हाँ, तो इसलिए कह रहा हूं ना अनशन। मुद्दा ये कि क्या ये सारी बातें दिल्ली के लिए महत्वपूर्ण है, दिल्ली के वोटर के लिए महत्वपूर्ण है? तो जो एक लेना है एक ना देना दो, जो एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो एक मुख्यमंत्री बनने की पार्टी सपना देख रही है, 27 साल से वनवास पे है, रामचरितमानस से वो वनवास से कैसे निकलना है उसको देखने की कोशिश करनी चाहिए ना उनको। तो ये, और वोटर को भी देखना चाहिए कि ये जो कुतर्क चल रहे हैं, जो हर्षवर्धन जी ने कहा कुतर्कों के जो पहाड़ बन रहे हैं, उस पहाड़ों की बजाय जो हकीकत है, जमीन की हकीकत है, रामचरितमानस समझना है तो राम को समझ लीजिए ना, कि राम तो पूरे वनवास में समाज के जितने पिछड़े लोग थे, जितने आदिवासी थे, दलित थे, उनसे मिलकर समाज को आगे लेकर जा रहे थे, और जहां जहां बुराइयां थी उसे खत्म करते जा रहे थे न्याय संगत तरीके से। तो वो सारी लड़ाई तो यहाँ पर हो नहीं रही। दिल्ली की क्या जरूरत है, दिल्ली की क्या परेशानियां हैं, कैसे सुधर सकती हैं, इनके रहने से कैसे खराब होगी, उनके आने से कैसे बदतर होंगी, ये सब पर कोई चर्चा हो तब तो चुनाव की बात हो। नहीं, अजीब अजीब मामले ना, किसी ने टीवी पे कुछ बोल दिया तो साहब हर एक का बयान को लेकर सारा, दिल्ली में 40 लाख पूर्वांचल के लोग रहते हैं, सबका अपमान हो गया, सबका अपमान, ले उड़ी आम आदमी पार्टी, ये सब बराबर किया जा रहा है। हाँ सर, देखिए सर, जो कहते हैं ना, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अब भारतीय जनता पार्टी तो सारी जिंदगी राम नाम की राजनीति करती रही है। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि हमारे राम का इतना अपमान कर दिया है, तो कैसे अरविंद केजरीवाल दिल्ली में राजनीति कर सकते हैं? सबका अपना अपना ज्ञान है, सबके अपने अपने धर्म की समझ है, और सबके अपने अपने धर्म की व्याख्या है। छोटी छोटी बातों में धर्म आहत होता है, छोटी छोटी बातों में एक पूरी जाति और धर्म आहत हो जाता है चुनाव के मद्देनजर। और चुनाव है तो ये होगा। अभी पाकिस्तान नहीं आया, अभी तो बांग्लादेशी चल रहे थे, अब राम और रावण का जिक्र हो गया है, अब कल और किसी नई चीज को जिक्र होगा। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है कि वो मतलब इतने उन्होंने हास्यास्पद बात कर दी कि थोड़ा भी, वो तो पढ़े लिखे आदमी है, मतलब अनपढ़ लोग भी जो रामायण पढ़ते हैं, सुनते हैं, कहानियां सुनते हैं, वो आदमी बता सकता हो। जो बहुत ज्यादा धर्म को नहीं मानता है वो भी ये बात बता देगा कि राम वहां पर सोने का बनकर नहीं आए थे। तो इस तरह की जो उन्होंने गलती कर दी, उसका मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी बच्चे को बिल्कुल मालूम होता है, ये तो बहुत नॉर्मल बात थी। अब लेकिन चूंकि राजनीति आ गई, अब अरविंद केजरीवाल को इस बात को संभालना है कि गलती तो हो गई है, तो अब कैसे कहे भारतीय जनता पार्टी राम को ले उड़ी है, तो अब हम रावण को थोपने की कोशिश करें भारतीय जनता पार्टी के पाले में कि रावण के वंशज है और ये रावण की बात करते हैं और रावण के कारण दुखी हो रहे। संजय सिंह ने नया वो दिया है, तो राजनीति में चलता रहेगा जब तक चुनाव है। राम रावण आएंगे, अभी पाकिस्तान भी आने वाला है, बांग्लादेश चल ही रहा है, रोहिंग्या चल ही रहा है, अभी बाकी और सब चीज चलेंगे। मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी या कोई भी राजनीतिक दल हो, उन्हें जनता के मुद्दे पर ज्यादा फोकस करके चुनाव लड़े तो ज्यादा ठीक होगा। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने दूसरा घोषणा पत्र का जो दूसरा हिस्सा वो जारी कर, पता नहीं ये नेता लोग तो बात नहीं करेंगे, हम लोग जरूर करेंगे सर। बीजेपी ये तोड़ तोड़ के अपने चुनाव का मैनिफेस्टो क्यों जारी कर रही है, इसके पीछे भी एक गंभीर वजह है, उसके बारे में हम डिस्कस करें, क्योंकि आज दूसरी किस्त जारी की उन्होंने मैनिफेस्टो की। उससे पहले बताता हूं एक ऐसा वाकया जो इंडिया टीवी पर ही हुआ। कल हमारा प्रोग्राम जो है, आप शाम को देखते हैं, बहस का प्रोग्राम प्राची पराशर करती हैं हमारी सहयोगी। मुकाबला में कल डिबेट दिल्ली के चुनाव पर ही चल रहा था। संयोग से
वही आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता उस पर बैठे हुए थे, जिन्होंने कुछ दिनों पहले एक प्रोग्राम में यह आरोप लगाया कि शहजाद पूनावाला, जो दूसरे बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इन्होंने पूर्वांचलियों को गाली दी। उनको गाली दी, उनके सरनेम के आगे पीछे कुछ जोड़ करके गाली जैसा कुछ साउंड किया, और उन्होंने कहा कि ये मुझे गाली नहीं दी, पूरे पूर्वांचलियों का अपमान किया, गाली दी है बीजेपी के प्रवक्ता ने। बहुत इशू इसको बनाया। बीजेपी के ही सांसद मनोज तिवारी जी ने अपनी ही पार्टी से कहा कि भाई नहीं, ये तो बहुत गलत हो गया, पूर्वांचलियों के साथ इन्होंने अपमान कर दिया, शहजाद पूनावाला को ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर शहजाद पहले तो कहते रहे कि भाई मैंने बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं किया जिससे किसी का अपमान हो। फिर उन्होंने बाद में कहा कि लेकिन अगर ऐसा कुछ लगता भी है तो मैं माफी मांगता हूं। बात वहां खत्म हो गई। लेकिन बीजेपी तो अंदर से तो लग रहा होगा कि इसने, केजरीवाल के आदमी ने, एक बार तो इसने हमको दबा लिया। अब मौका कल आ ही गया, ऐसा ही होता है। कल प्रोग्राम के अंदर ये रोहिंग्याओं की बात चल रही थी कि भाई रोहिंग्या दिल्ली में किसने बसा दिए, किसने इनको यहां आने दिया, बॉर्डर से कौन आने देता है। और हरदीप पुरी जो कि शहरी विकास मंत्री, उनका बहुत पुराना एक कोई ट्वीट है, इसको पहले भी आम आदमी पार्टी वालों ने निकाला था, जिसमें उन्होंने कहा ऐसा कुछ था कि भाई उनके लिए घर बना करके देंगे। बाद में उसकी सफाई हरदीप पुरी दे चुके हैं कि ऐसा हुआ ही कभी नहीं। तो इसको खामखा एक इशू क्रिएट करना चाहती है आम आदमी पार्टी। कल डिबेट में वो क्या कर गए, ऋतुराज झा जो आए थे उन्होंने एक वाक्य बोल दिया कि ये रोहिंग्या तो हरदीप पुरी के रिश्तेदार हैं। अब उनका एक कहना हुआ और बीजेपी को बस हो गया जैसे का तैसा, मूवमेंट मिल गया उनको। उन्होंने कहा ये तो इन्होंने हरदीप पुरी के रोहिंग्याओं को रिश्तेदार बता दिया, ये सिख समाज का अपमान है। अब इस पर बीजेपी सोचे कितना सीरियसली उन्होंने इसको इशू बनाया है कि जितने भी सिख लीडर्स हैं भारतीय जनता पार्टी के, दिल्ली में हरदीप पुरी साहब के अलावा मनजिंदर सिरसा, रवनीत बिट्टू, ये सब लोग जो हैं आज गुरुद्वारे पहुंचे हैं। केजरीवाल साहब उनकी टीम के लिए बुद्धि मांग रहे हैं और गुरुओं से क्षमा मांग रहे हैं कि इस व्यक्ति ने सिख समुदाय के लोग आदमी के लिए ऐसा कह दिया कि ये रोहिंग्याओं का रिश्तेदार है। तो वो क्लिप आप भी देखना चाह रहे होंगे, इनफैक्ट मैं भी नहीं देख पाया हूं अभी तक, मैं आपको दिखाता हूं। ये इंडिया टीवी के डिबेट में जो हुआ, पहले वो आप हिस्सा सुनेंगे और उसके बाद फिर आप हरदीप पुरी, मनजिंदर सिरसा, रवनीत बिट्टू तीनों का उस पर स्टेटमेंट। ये घुसपैठिया हमारे रिश्तेदार नहीं है, घुसपैठिया हरदीप पुरी जी के रिश्तेदार है करके कहा था। तो जो है सो क्या बोलते हैं, रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के तहत हम बख्तरवाला में फ्लैट देंगे। ऐसी घुसपैठिया इनके भाजपाइयों के रिश्तेदार है। अरे सर, अगर इनके रिश्तेदार भी हैं, सुनिए ना ऋतुराज झा जी, आप मेरा सवाल नहीं सुन रहे हैं, आप तक मेरी जवाब नहीं पहुंच पाता, सवाल नहीं पहुंच पाता है। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि अगर इतना ही आप लोग सीरियस हैं तो रोज चिट्ठी लिखते हैं अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुद्दे पर, एक चिट्ठी और लिख दीजिए पीएम मोदी को और दिखा दीजिए अपना कंसर्न। हाँ, वो कह रहे मेरी रिश्तेदारी उनके साथ मेरी वहां से आ रही है। भाई मेरी जिनके साथ रिश्तेदारी हो तो 3 जनरेशन से है। मैं वही हूं जो जब अफगानिस्तान से वो गुरुद्वारों पे हमला हुआ, मैं गुरु ग्रंथ साहिब सरोपा मैं लेके बहुत छोड़ा इनको, मैं इन चीजों में रिएक्ट नहीं करता हूं। ये एक देखिए, राजनीति में कई किस्म के पॉलिटिकल डिस्कोर्स होते हैं, ये जो है ये मैं समझता हूं ये कुछ घटियापन पे उतर आया है। आम आदमी पार्टी के ऋतुराज ने आज माननीय हरदीप पुरी जी, जो हमारे केंद्र के अंदर सिख मंत्री हैं, जिन्होंने दुनिया के अंदर यूएनओ में जाकर सिख कौम का मान बढ़ाया, उनके प्रति बहुत ही अपशब्द और गंदी शब्दावली का इस्तेमाल किया, ये कहते हुए कि हरदीप पुरी रोहिंग्या मुसलमान घुसपैठियों के रिश्तेदार हैं। ये खाली हरदीप पुरी जी की नहीं, ये सारी सिख कम्युनिटी की इंसल्ट है। हमें रोहिंग्यों का रिश्तेदार बताना, घुसपैठिए मुसलमानों का रिश्तेदार बताना, इससे घटिया स्टेटमेंट, इससे घटिया मानसिकता आम आदमी पार्टी की और क्या हो सकती है। अरविंद केजरीवाल जी, जिन सिखों ने पूरे देश के लिए सबसे अधिक कुर्बानियां दी, जिन सिख गुरुओं ने धर्म बचाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानियां दी, उनके प्रति आपकी ऐसी गंदी सोच है। आप हमें रोहिंग्या मुसलमानों के रिश्तेदार बताते हैं। आपकी पार्टी और आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात बोलते हुए। मैं अरविंद केजरीवाल जी से कहना चाहता हूं, आपको जनतक तौर पर सारी कम्युनिटी से माफी मांगनी चाहिए और ऐसी घटिया सोच रखने वाले लोग अगर आपकी पार्टी में रहते हैं तो ये स्पष्ट है कि आपकी भी इसी तरह की घटिया और गंदी सोच है। इस ऋतुराज को आपको पार्टी से निकालना चाहिए। हमारे सिख या पंजाबी भाईचारे के लोग हमारे साथ आज गुरुद्वारे जाके हमने पहले तो मतलब गुरु से ओट आसरा लिया है, उनकी शरण में आए हैं कि गुरु हमें ताकत दे,
भी इनका जो ऐसे दुष्ट लोग हैं, जो ऐसे पापी लोग हैं, उनका मुकाबला कर सकें। जो बांग्लादेशी रोहिंग्या, उनके साथ हमारे मंत्री जी हरदीप पुरी साहब को और हमें जो सिख या पंजाबी हैं उनके साथ मिलाया जा रहा है, और वो आम आदमी के नेशनल स्पोक्सपर्सन और एमएलए, और कहीं ना कहीं इसमें ये एक बड़ी बड़ी साजिश है, वोट बैंक की साजिश है। भगवंत मान और केजरीवाल जितनी देर ये माफ़ी नहीं मांगेंगे तो लगातार दिल्ली के पंजाबी और सिख जहां भी ये जाएंगे इनका विरोध होगा, इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे, और अगर नहीं देंगे तो हम खुद जाके ये बात सामने करेंगे भी आपने जो गुरुओं ने जिन मुगलों को इस देश पे अत्याचार, हमारी बहू बेटियों की इज्जत बचाने के लिए हमारे गुरुओं ने शहादतें दी, आप उन मुगलों से सिखों को और पंजाबियों को जोड़ रहे हैं। अभी तो दोनों वाकये जो हुए ना, आम आदमी पार्टी ने पूर्वांचलियों वाला मुद्दा बनाया, बीजेपी सिख वालों का मुद्दा बना रही है। दरअसल ये क्यों है? ये दोनों ऐसी कम्युनिटीज हैं जो दिल्ली में बहुत ज्यादा बहुत इन्फ्लुएंस रखती हैं। पूर्वांचली मैंने आपको बताया लगभग 22 से 25% दिल्ली के अंदर है, 40 लाख 45 लाख बताई जाती है आबादी उनकी। ऐसे ही पंजाबी और सिख समुदाय है, 30% के करीब दिल्ली में आबादी पंजाबियों की है या पंजाबी स्पीकिंग लोगों की है। तो ये सारा का सारा तमाशा इसीलिए ही है। हाँ सर, समीर जी। देखिए, आम आदमी पार्टी के वही प्रवक्ता है जिन्हें पहले आम आदमी पार्टी के लिए पूर्वांचली के वोट बैंक की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी कि देखिए मैंने ऐसी व्यवस्था कर दी कि पूर्वांचली के वोट आपको मिलेंगे। और दूसरी बार उन्होंने अति उत्साह में या उनको ऐसा लगा कि वो इस तरह से बोल गए कि अब आम आदमी पार्टी को सफाई देना मुश्किल आ रहा है। कहा जा रहा है कि हरभजन सिंह इस मामले में पत्रकार वार्ता लेने वाले हैं। आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ। हाँ, हरभजन सिंह से अब वो अपने सिख चेहरे को उतारेंगे। हाँ, हरभजन सिंह से कहा गया है कि इस मामले में हरभजन सिंह आम आदमी पार्टी का पक्ष रखें। अब वो आज रखते हैं, कल रखते हैं, देखने वाली बात होगी। देखिए, निश्चित रूप से चुनाव का ये माहौल है और चुनाव के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं। और दिल्ली के अंदर जिस तरीके से, जैसे आपने कहा कि पूर्वांचलियों का भी एक बड़ा दबदबा है, एक बड़ी आबादी है, और सिखों का भी एक अपना दिल्ली के अंदर दबदबा है, एक बड़ा क्षेत्र है जो कई विधानसभा को प्रभावित करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को लगा कि जब पूर्वांचलियों का मामला ऐसा उठा है, प्रवक्ता ने हमारे माफी मांग ली और हमें थोड़ा इसमें डिफेंसिव मोड में आना पड़ा। जबकि जिस प्रवक्ता ने कहा था भारतीय जनता पार्टी के, उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, उसके बाद भी उसने बड़ा मन रख के माफी मांगी। उसके बाद जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने कहा है, भारतीय जनता पार्टी ने इसे बहुत अच्छे तरीके से उठाया है। और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी गए, विट्टू ने किया है, और कहा जा रहा है कि गुरुद्वारा में भी कीर्तन आयोजित करने वाले कि आम आदमी पार्टी को सद्बुद्धि है इस मामले को लेकर। कीर्तन आयोजित किया जाएगा वहां पर। सब मुझे ये बताइए, वाकई क्या ये सबसे कुछ होता है चुनाव में? अब चलो आप बना लो कुछ मुद्दा, आज की एक हेडलाइन तो बना लोगे आप, इसके अलावा कुछ? लेकिन पार्टी तो हर चीज को इस्तेमाल करने की कोशिश करती है ना, जिससे उसका वोट बैंक सच सके, जिससे सामने वाले पार्टी को तकलीफ हो और उनका वोट बैंक मजबूत हो सके। तो सारे मुद्दे उठते हैं, कोई कुछ बोलेगा तो पार्टी उसको उठाएगी, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है इसका कहीं ना कहीं तो असर पड़ता है। देखिए, महत्वपूर्ण मुद्दा वही है कि जो 30% 35% आबादी पूर्वांचलियों की है, उसका लिए एक बहाना मिल रहा है आपको। और सिखों की बड़ी आबादी है, सिखों का और पंजाबी की स्पीकिंग, तो मतलब दिल्ली के पूरा का पूरा डेमोग्राफी बदल गई है। एक ज़माने तक तो पंजाबी डोमिनेंस ही दिल्ली में होता था। अब चुनावों में यह है कि कोई भी चीज़ मिल जाए, जैसे पतंग कटती है ना तो कोई भी ले उड़ता है, वैसे ये चुनावी पतंग है कि कैसे लेकर उड़ जाए। काम आ जाए तो ठीक है, नहीं भी काम आए तो कोई बात नहीं है। ये अच्छी बात है कि वो वहाँ पर गुरुद्वारे में बुद्धि के लिए कर रहे हैं, वैसे उनको सबके लिए करना चाहिए, सद्बुद्धि के लिए, कि सभी को राजनेताओं को मिल जाए सद्बुद्धि सब विषयों पर, पूर्वांचलियों पर भी और गुरुद्वारे पर भी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई कम्युनिटी पर इसका कोई बहुत बड़ा असर पड़ता है। जो वोट बैंक कम्युनिटी की बात करें वो भी क्या इसको अपमान की तरह इसको अपमान की तरह से नहीं लेते। लेकिन आप ये कहेंगे कि अपमान की तरह से नहीं लेते तो फिर नेताओं के बोल, नेता के बोल है, वो चल रहा है किस तरह से। जरा मैं बता दूं, बीजेपी ने जो ये संकल्प पत्र का आज एक सेकंड पार्ट रिलीज किया है, और ये भी आपको बताएंगे फिर हम कि क्यों ऐसा हो रहा है, कि टुकड़ों में क्यों बीजेपी अनाउंसमेंट कर रही है। तो अनुराग ठाकुर जी बीजेपी के जो नेता है, उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट्स की हैं और केजरीवाल जी का जवाब भी तुरंत आ गया, सुन लें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हम आम आदमी पार्टी के कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ, चाहे डीटीसी की बात हो, मोहल्ला क्लिनिक की बात हो, शराब घोटाले की बात हो, जल बोर्ड से जुड़े घोटाले की बात हो, इन पर एसआईटी की जांच बिठाएंगे, भारतीय जनता पार्टी बिठाएगी। अब हमारी कल्पना यह है कि दिल्ली में सरकारी शिक्षण संस्थानों में जो जरूरतमंद छात्र हैं उनको पीजी से लेकर केजी से लेकर पीजी तक की मुफ्त शिक्षा देंगे। युवाओं के लिए
राज्य की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में उनको सक्षम बनाने के लिए एक मुश्त 15,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। हम 10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा और 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा हम अपने टैक्सी ड्राइवर और ऑटो वाले भाइयों को देंगे। अगर ये लोग आ गए तो मुफ्त शिक्षा बंद कर देंगे। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि अगर ये लोग आ गए तो मुफ्त इलाज बंद कर देंगे, अगर ये लोग आ गए तो मुफ्त बिजली बंद कर देंगे। आज इन्होंने घोषणा कर दी कि दिल्ली में मुफ्त शिक्षा बंद कर दी जाएगी। परसों इन्होंने घोषणा की थी दिल्ली में मुफ्त इलाज बंद कर दिया जाएगा। मैं दिल्ली के लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं, ये बहुत खतरनाक पार्टी है। गलती से भी इनको वो मत दे देना, आपके घर का बजट ऐसा गड़बड़ाएगा कि आप दिल्ली में रहने लायक नहीं बचोगे। मुझे बेहद खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने ईमानदारी से कम अपने खतरनाक मंसूबों को दिल्ली की जनता के सामने कबूल किया है। अब ये तो केजरीवाल जी बहुत पहले से कहते आए हैं कि ये सब कुछ बंद कर देंगे, मेरी जितनी स्कीमें मैंने लॉन्च की हैं। अब ये तो बीजेपी ने, प्रधानमंत्री पहले कह चुके हैं, फिर अब जिस दिन नड्डा जी ने रिलीज किया उस दिन भी कहा कि हम कोई पुरानी चलती स्कीम बंद नहीं करेंगे बल्कि उसको हम लोग बेहतर करेंगे। लेकिन ये टुकड़ों में क्यों जारी कर रही है? केजरीवाल जी रोज एक अनाउंसमेंट कर देते हैं, इस डर से भाजपा को लगा कि यार कल कुछ और बोल देगा ये आदमी, तो हमारे हमको रेडी रहना चाहिए। नहीं, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी, और मेरी नजर से देखें तो ये बिल्कुल ठीक काम नहीं है। आप बड़ी पार्टी हैं, आपके पास नरेंद्र मोदी जैसा नेता है, एक बार में आपको घोषणा पत्र जारी करना चाहिए और जो भी करना है उससे कोई बहुत परिणाम बदलता नहीं। लेकिन अरविंद केजरीवाल को बोलते हुए आपको कभी वो याद नहीं आता है कि जैसे कुछ लोग अवैध अतिक्रमण किए रहते हैं, बुलडोजर आ जाता है तो मर जाएंगे, मार डालेंगे, काट डालेंगे, सामने लेट जाएंगे, कुछ उस अंदाज में नहीं दिख रहे हैं। सत्ता जाति देखकर अरविंद केजरीवाल का भाषण देखिए, खतरनाक लोग हैं, खत्म कर देंगे, खत्म कर देंगे, खत्म कर देंगे, इसके अलावा इनके पास कुछ बताने के लिए नहीं। बीजेपी अगर स्टिक करे मुद्दों पर जो सचमुच के मुद्दे हैं तो शायद उनकी मुश्किल और बढ़ जाएगी। कुर्सी की बात होगी, लेकिन इस बार अमेरिका वाली कुर्सी, मतलब ट्रंप साहब की कुर्सी। राष्ट्रपति बन गए, 47वें राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ली है और भारत, माफ कीजिएगा, अमेरिका के इतिहास में दूसरी बार हुआ है केवल कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बना, फिर चुनाव हार गया और उसके बाद फिर उसको देश की जनता ने मौका दिया हो, राष्ट्रपति बन गया हो। खैर, और ट्रंप का ये जो दूसरा कार्यकाल है, उन्होंने खुद कल एक बात कही कि मुझ पर जो हमले हुए, जानलेवा हमले, गोली चली, मैं बचा इसलिए, ईश्वर ने मुझे इसलिए बचाया क्योंकि मुझे अमेरिका को फिर से महान बनाना है, अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाना है। और उसकी शुरुआत उन्होंने आते ही कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के साथ की। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उनका ऐसे हुआ जैसे हमारा आप ऑर्डिनेंस समझ लीजिए कि सरकार अगर कोई संसद की अनुमति के बगैर कोई काम, कोई आदेश जारी करना चाहती है तो वह उनको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कहते हैं। आते ही उन्होंने धड़ाधड़ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत करने शुरू किए और वो बहुत बड़े बड़े फैसले उसमें उन्होंने लिए। जैसे उन्होंने फैसला लिया कि जो WHO की फंडिंग अमेरिका करता है वो बंद कर देगा, वह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हो जाएगा। पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड हुआ था जिसके तहत ये तय किया गया था कि विकासशील देश जो हैं वो कितना कार्बन उत्सर्जन पर रोक लगाएंगे, विकसित देश कितनी लगाएंगे, उसमें पैसा कितना, फंडिंग कितनी की जाएगी विकासशील देशों को मदद करने के लिए ताकि वो क्लीन एनर्जी की तरफ जाने के लिए प्रेरित हो। तरह तरह की बातें, ऐसी सब बातें थी, वो उससे भी वो बाहर हो गए। पहले भी जब अपने पहले आए थे जब कार्यकाल में, तब भी उन्होंने ये किया था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो लोग ड्रग तस्करी करेंगे वो अब आतंकवादी उनको माना जाएगा। इसके अलावा उनके यहाँ देश में एक विचित्र सी चीज हो रही थी कि थर्ड जेंडर लोगों ने बताना शुरू किया था अपना। और इसके अलावा इतना ही नहीं, बल्कि यहां तक एक चलन चल गया था कि एक बच्चा, जो प्यूबर्टी ब्लॉकर्स कहते थे उनको, कि प्यूबर्टी तक पहुंचने से व्यस्त होते होते बच्चा डिसाइड करे कि वो किस लिंग को चूज करता है, मतलब वो पुरुष रहना चाहता है कि स्त्री रहना चाहता है, बच्चा चूज करेगा और फिर वो मेडिकली जो कुछ हो सकता है वो उसमें सहायता सरकार करेगी, उसमें फंडिंग सरकार करेगी। ये इस पर तुरंत रोक उन्होंने लगा दी है। इसके अलावा उन्होंने अपनी सेना भेज दी है मेक्सिको की सीमा पर, आपातकाल लागू कर दिया है और सभी घुसपैठियों को बाहर भेजने की उन्होंने प्रक्रिया जो है उसको शुरू कर दी है। गल्फ ऑफ मेक्सिको को नाम दे दिया गल्फ ऑफ अमेरिका। पनामा कनाल अमेरिका लेगी, इसकी घोषणा उन्होंने कर दी है। इसके ये बहुत दुनिया के लिए बड़ी खबर होगी। इसके अलावा उन्होंने कनाडा और मेक्सिको पर जो उनका ट्रेड होता है उस पर 25% टैक्स लगा दिया है। बहुत ये सब रुकवाने के लिए गए थे जस्टिन ट्रूडो, कनाडा वाले, उनको ट्रंप ने कह दिया था कि मैं कनाडा को 51वां अपना प्रदेश बना लूंगा अगर आपने ज्यादा कहा तो। इस किस्म की कुछ बातें हैं और इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। H1B वीजा, जहां भारत से बहुत सारे जो टेक सेक्टर में काम करने वाले लोग वहां जाते हैं, उनसे भी जुड़ी एक फैसला लिया है उन्होंने, उससे भी जुड़ा हुआ, उसकी बात भी होगी। ट्रंप 2 बयान है, सुन लीजिए।
I will end the practice of catch and release. And I will send troops to the southern border to repel the disastrous invasion of our country. Under the orders I signed today, we will also be designating the cartels as foreign terrorist organizations. And by invoking the Alien Enemies Act of 1798, I will direct our government to use the full and immense power of federal and state law enforcement to eliminate the presence of all foreign gangs and criminal networks, bringing devastating crime to U.S. soil, including our cities and inner cities. President McKinley made our country very rich through tariffs and through talent. He was a natural businessman and gave Teddy Roosevelt the money for many of the great things he did, including the Panama Canal, which has foolishly been given to the country of Panama after the United States. The United States, I mean, think of this, spent more money than ever spent on a project before and lost 38,000 lives in the building of the Panama Canal. We have been treated very badly from this foolish gift that should have never been made, and Panama's promise to us has been broken. The purpose of our deal and the spirit of our treaty has been totally violated. American ships are being severely overcharged and not treated fairly in any way, shape, or form, and that includes the United States Navy. And above all, China is operating the Panama Canal, and we didn't give it to China, we gave it to Panama, and we're taking it back. देखा आपने, तो ये सब बड़े फैसले हैं। सर, ट्रंप के आने से खलबली मचनी थी, मच गई क्या? बिल्कुल, काफ़ी खलबली मची है। अच्छा। खासतौर से चाइना को लेकर जो बात हो रही थी, और मुझे लगता है जो पैनामा कैनाल वाला बड़ा मामला है, चीन के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट, और मुझे लगता है कि चाइना को इस बात का पता था, वैसे भी जानकारी होती है। एक तो हिंदुस्तान अमेरिका की यदि हम सरकारों की बता दें सर, आप ही बता दें तो बेहतर है कि पैनामा कैनाल कितना बड़ा शिपिंग चैनल है दुनिया के लिए। सबसे बड़े चैनल्स में से एक है, और खासतौर से अमेरिका के लिए। और जिस तरह से उन्होंने कहा, मतलब आप जिस तरह से वो बात कर रहे हैं कि भाई फुलिश डिसीजन था टू गिफ्ट, बनाई हमने, दे दी पैनामा को, चलाता चीन है। और चीन को ये पता था कि ट्रंप साहब इसको बदल देंगे फैसले को, शायद इसीलिए इनवाइट के बाद भी जिनपिंग वहां पर नहीं पहुंचे हैं। तो ये बड़ा फैसला है। टैरिफ को लेकर भी, जो कनाडा और मेक्सिको को लेकर और दुनिया के दूसरे देशों को लेकर भी टैरिफ का जो मसला है वो बड़ा है, उसका असर भारत पर भी पड़ेगा। भारत भी उसकी जद में आएगा। ये नहीं हो सकता कि 25% हो, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा नुकसान हमारा होगा। भारत के लिए 3 बड़े महत्वपूर्ण फैसले मैं समझता हूँ। एक ये टैरिफ वाला मसला है, दूसरा H1B1 जो वीजा है उस पर वो कितना रेस्ट्रिक्शंस करते हैं। अभी उन्होंने कोई बंद नहीं किया उसको, इन्होंने बहुत सख्त बोले थे उस पर, फिर जब एलन मस्क ने भी समर्थन कर दिया, नहीं ये तो अच्छा, लेकिन रेस्ट्रिक्शंस वो जरूर करेंगे ट्रंप। फिर उन्होंने उस पर बैक ट्रैक किया था। क्योंकि आप सोचो, जो मागा का जो कैंपेन है ना, और उसमें एक तो ये समझिए कि राइट विंगर्स का थॉट प्रोसेस क्या होता है। राइटिस्ट है ना ट्रंप साहब, तो राइट विंगर का प्रोसेस है कि नेशन फर्स्ट। तो नेशन के पास वो रिसोर्स भी तो होना चाहिए ना। एलन मस्क क्यों बोले कि भाई आप दुनिया से अगर टैलेंट नहीं लोगे तो आपका ही नुकसान है। इसलिए वो उसको रेस्ट्रिक्शन जरूर करेंगे वो, क्योंकि ये एक नेशनलिस्टिक पावर, राइट विंग थिंकर्स का, राइट विंग लीडर्स का एक पहचान है। इसको उस तरह से भी हमें देखना चाहिए। तीसरा जो ये WHO प्राइवेट ये बर्थ राइट वाला भी जो है मसला, वो भी हिंदुस्तानियों के लिए एक महत्वपूर्ण मसला है कि जो बच्चे वहां पैदा होने, सिटीजनशिप मिल जाए, उसमें बहुत सारे हिंदुस्तानी भी। बताता हूं एक लाइन में, आप चाहे अमेरिका के नागरिक ना हो, लेकिन मान लें आप अमेरिका गए हुए, घूमने के लिए गए हुए हैं, और उस दौरान पत्नी अगर बच्चे को जन्म दे देती है आपकी, तो वो बच्चा अमेरिकन सिटीजन बन जाता है, मिल जाती है उनको। कि अमेरिकी धरती पर जो पैदा होगा वो अमेरिकी हो गया। अब ये उन्होंने बंद कर दिया है जी, क्योंकि कई लोग ऐसा था वो केवल छुट्टी लेकर के केवल इसी के लिए चले जाते थे, तो वो उसका एक नाजायज फायदा कहना चाहिए वो उठा रहे थे, तो उस पर भी एक बड़ी रोक लगी है। लेकिन इसके बाद भी मुझे नहीं लगता कि भारत अमेरिका के संबंधों में कोई बहुत बड़ा बदलाव होगा और कोई नुकसान होगा। ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो एक
दोस्ती है, पर्सनल रिलेशनशिप है, उससे भी हमें मदद मिलेगी। और दोनों राइट विंग थिंकर के तौर पर, राइट विंग लीडर के तौर पर अब जरा सर ये तो फैसले हो गए, कल जो वहां का सीटिंग अरेंजमेंट था, सीटिंग अरेंजमेंट, उसकी बात कर ले। बहुत चर्चा हो रही है कि विजुअल तस्वीरें दिखा दी चलाइएगा जब ट्रंप बोल रहे हैं अगर, तो पहली पंक्ति में बैठे हुए डॉक्टर एस जयशंकर। जो आप अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट आप देखें, आपके राष्ट्रपति का शपथ समारोह है, वहां विदेशी कोई आएगा मेहमान, वो कहां बैठेगा, ये बहुत मैटर करता है डिप्लोमेसी में। और डॉक्टर एस जयशंकर को जो सीट दी गई, वो जहां ट्रंप बोल रहे हैं बिल्कुल उसके सामने पहली पंक्ति कोने वाली सीट, फर्स्ट रो की सीट, फर्स्ट रो फर्स्ट सीट, फर्स्ट रो फर्स्ट सीट कहना चाहिए इसको। तो बहुत लोगों ने जो ये कहा था कि भाई मोदी जी को तो बुलाया नहीं ट्रंप ने अपने इनॉग्रेशन में, तो ये तो ऐसे आप तो कहते थे दोस्त है, कांग्रेस वालों ने खूब इसका मजाक उड़ाया। अब लेकिन ये व्यक्तियों की बात नहीं है, दो देश एक दूसरे को कितना महत्व देते हैं उसकी बात है। तो भारत के विदेश मंत्री को डिप्लोमेटिक इशारों में बहुत बड़ा मैसेज दिया, उनको बहुत बड़ी रिस्पेक्ट दी गई है जिस तरीके से उनको वहां पर बैठाया गया। हर्षवर्धन जी कैसे देखते हैं इसे? नहीं, मुझे लगता है कि इसे भारत की उस शक्ति के तौर पर देखा जाना चाहिए जिसको आज दुनिया इस तरह से एडमायर करती है, रिकॉग्नाइज करती है कि आज अगर वर्ल्ड ऑर्डर में कोई बदलाव चाहते हैं, कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, और विशेष करके जो लोकतांत्रिक तौर पर चुने हुए, जहां पर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जहां जनता चुनती है, वहां के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण देश है नंबर 1। भारत और अमेरिका ट्रेडिंग पार्टनर के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट है, वो एक। नंबर 2, नंबर 3 ये कि जो डोनाल्ड ट्रंप करना चाहते हैं, बहुत सी चीजें होंगी जिसकी भारत में चर्चा होगी, भारत विरोधी भी कुछ निर्णय हो सकते हैं, क्योंकि जब कोई भी कह रहा है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो जाहिर है दूसरे के जो हिस्से का कुछ है वो वापस लेगा, कुछ वो कहीं से छीनेगा, वो भी हो सकता है। लेकिन इस सब के बावजूद जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम तैयार होगा उसमें डोनाल्ड ट्रंप के साथ नरेंद्र मोदी खड़े दिखते हैं, और डॉक्टर एस जयशंकर का पहली पंक्ति में बैठना उसी भारत के स्वाभिमान और गर्व के साथ उस महत्व का प्रतीक मुझे दिखता है। सर मैं हम भारत की खबर पर आ रहा हूं, लेकिन एक अब जैसे उन्होंने फैसले किए कि जो भी बाहर से आए हुए घुसपैठिए हैं या इलीगल इमिग्रेंट्स, उन सबको ट्रंप बाहर करेंगे। हमारे यहाँ जो सैफ अली खान पर हमला हुआ और फिर उसके बाद उसके पकड़े जाने के बाद ये पता चला कि ये तो बांग्लादेशी था, भारत ने इसने अपने पेपर बनवा लिए, कब आया, यहाँ रह रहा है और हिंदू नाम इसने ले लिया। तब सोचिए कितना बड़ा खतरा है ये, कितना बड़ा फ्रॉड है ये किसी आदमी ने पहचान ही बदल ली अपनी। एक तो इलीगली आया और उसके बाद उसने अपना पूरा पहचान बदल ली और यहाँ मौज से रह रहा, उसके बाद चोरी करने गया। खैर, अब यहाँ पर ये बात तो आरोप में कही जा रही है, लेकिन अब जरूरत इसकी लगने लगी है, क्योंकि ऐसा एक प्रकरण है, जाने कितने ऐसे मामले होंगे और कि इलीगल इमिग्रेंट्स पर क्या कर रही है सरकार। कांग्रेस तो कह रही है कि मोदी जी, अमित शाह जी की जिम्मेदारी है जो कुछ भी हुआ। मतलब ठीक है, दूर की कौड़ी है कि सैफ अली खान के घर में चोरी और हमला हो गया तो उसके लिए अमित शाह जिम्मेदार है, लेकिन होम मिनिस्टर है, वो सरकार से मांग हो रही है कि क्या कर रहे हैं आप इलीगल इमिग्रेंट्स पे। देखिए, अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस अगर विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से अगर ये पूछती है कि आप क्या कर रहे हो, तो उन्हें पिछले 10 साल का रिकॉर्ड भी देखना चाहिए कि 2014 से लेकर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, 10 साल में बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर क्या क्या स्टेप उठाए। अमित शाह ने तो लोकसभा में अंदर इस बात का जवाब दिया कि किस तरीके से हम बॉर्डर पे फिनिशिंग का काम कर रहे हैं कि अभी घुसपैठ नहीं हो पाए। और जब कांग्रेस की सरकार रही थी तो एक भी जगह पर बॉर्डर सिक्योरिटी को कोई काम नहीं हुआ था। तो 10 साल में जो काम किया वो ये बता रहा है कि लगातार सरकार उसके लिए गंभीर है, और नक्सलाइट को लेकर, नक्सलवाद को लेकर और घुसपैठी को लेकर मोदी सरकार जितनी गंभीर है, मुझे लग रहा है कि अगले आने वाले 5 जिलों में इसका असर देखने को मिलेगा। अब ये मान लिया जाए कि भाई तुरंत सरकार आते ही सारे घुसपैठ बंद हो जाएगा, संभव नहीं है। और सबसे ज्यादा घुसपैठ तो बांग्लादेश से हुई है, जो बांग्लादेश में आके बैठ गए हैं, जहां बांग्लादेश में 2000-5000 रुपए देके जो बड़ा एक रैकेट चल रहा है कि भारतीय नागरिक बना दिया जाता है, पैन कार्ड बना दिया जाता है, आपका आधार कार्ड बना दिया जाता है, पश्चिम बंगाल का आपको नागरिक बना दिया जाता है, वहां के नगर निगम का आपका सर्टिफिकेट बन जाता है। वो जो एक सिंडिकेट चल रहा है उसके बारे में सीबीआई अभी दिल्ली में नहीं छापे पड़े, उसमें उस कनेक्शन में आम आदमी पार्टी के विधायकों को भी दो लोगों को नोटिस गए। बिल्कुल, तो जब इस तरीके से बना हुआ और बंगाल से लोग जब इंडिया के अंदर आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है अब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसमें लगातार कंट्रोल कर रही है और आने वाले समय में इसका असर देखने को मिलेगा। अभी जब ट्रंप की बात हुई है, ट्रंप के बारे में मैं एक दो बात और जोड़ना चाहता हूं कि देखिए, ट्रंप जैसे अपना घोषणा पत्र आता है, वैसे ट्रंप का एजेंडा 47 उन्होंने अपना एक घोषणा पत्र निकाला था।
और जिन घोषणा पत्र में उन्होंने कहा था कि 17 चीजें मैं इमीडिएट इंप्लीमेंट करूंगा, उसमें से 8 चीजें उन्होंने तुरंत इंप्लीमेंट कर दी है। तो मुझे लग रहा है कि ट्रंप इस बार उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है कि मेरा ये जो कार्यकाल रहने वाला है, ये रोनाल्ड रेगन का 1981 से 1989 का जो कार्यकाल था वैसा रहने वाला है। वो इसको एक हिस्टोरिक मौका मानते हैं अपने तो लिए। वो कह रहे हैं कि 5 साल मुझे मिले, सिर्फ 5 साल में आमूलचूल परिवर्तन करने वाला हूं इसके अंदर। सर, इसी खबर पर लेकिन रहते हुए जब कोई व्यक्ति ये याद दिलाता, ये कहता है कि बांग्लादेशियों पर क्या कर रही है सरकार, तो मुझे याद आता है जब वो सीए एनआरसी वाला प्रकरण चला था, कितनी हाय तौबा उस वक्त मची थी, और उस वक्त की सारी ऑपोजिशन पार्टीज ने उसको अपोज किया था। वो क्या था? यही तो था वो कि भाई बाहर के देशों से जो प्रताड़ित होकर आए हैं उनको यहां हम शरण देंगे, और जो इलीगली हमारे यहां घुसे हैं उनको हम बाहर निकालेंगे। बिल्कुल ठीक बात। वो एजेंडा ठप पड़ गया उसके बाद। अब हो रहा होगा, मतलब सरकार तो अपना काम करती रहती सरकार है, अपना लेकिन काम वो कर रही जितने है। गाजे बाजे के साथ वो काम होना था वो बंद हो गया। नहीं, मुझे लगता है जैसे ट्रंप साहब ने कल बोला है, उस पर किसी ने अमेरिका के जो मेरे अभी जो रिएक्शन है उसमें कहीं पर नहीं आया कि भाई इसका इस रिलीजन से, इसका इससे मतलब है। सब लोग साथ खड़े हैं उनके कि जो इलीगली आया है वापस जाए बस। हालांकि उसमें बहुत सारे हिंदुस्तानी भी हैं, लेकिन वो मतलब मसला मैं बता रहा हूं कि वो वहां पर पूरा देश उनके साथ खड़ा है। भारत में ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन इसमें भी मैं ये समझता हूं कि भारत सरकार को भी उसी ताकत के साथ खड़ा होना चाहिए। अब ये एक्सक्यूज नहीं चल सकता सर कि 11 साल हो गए और आप कहेंगे कि नहीं करने में टाइम लगता है। कितने साल चाहिए? 100 साल का राशन कार्ड बना दें आपका। 11 साल के बाद भी अगर सरकार घुसपैठियों की पहचान भी नहीं कर, आज आप क्या होता है जहां चुनाव होते हैं पहले पहचान तो करो। नहीं, मैं कह रहा हूं घुसपैठ का क्या होता है, जहां चुनाव होते हैं वहां पहचान करते हैं। अभी झारखंड में पहचान कर रहे थे, अब दिल्ली में पहचान कर रहे हैं। झारखंड में खत्म हो गई पहचान, अब दिल्ली में भी खत्म हो जाएगी 8 फरवरी के बाद। अच्छा, ये सरकार पे तो ये आरोप ठीक है, जो अपोजिशन के लोग हैं जिनको उसमें वोट बैंक दिखता है वो क्यों वो तो बचाती हैं इन लोगों को। इसीलिए तो मैंने कहा कि जैसे अमेरिका में पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ, वहां पर यहाँ पर भी देश में जो विपक्षी पार्टी हैं, जो नॉन बीजेपी पार्टी है, उनको भी इस मसले को धर्म के साथ नहीं जोड़ के देश के साथ जोड़कर सोचिए ना, देखना चाहिए, लेकिन एक ताकत के साथ। बल्कि मैं कह रहा हूं मौजूदा सरकार को भी ट्रंप के फैसले से एक ताकत मिलनी चाहिए। कोई कह रहा है जी साहब मुंबई में तो बाढ़ आ गई है बांग्लादेशियों की, अवैध बांग्लादेशियों की लाखों की तादाद में रहते हैं। या दिल्ली नोएडा एनसीआर में लोग कहते हैं कितनी आबादी होगी पता नहीं। सौरभ जी एक बात और इतना बड़ा देश है। बांग्लादेशियों की घुसपैठ का एक और मसला इसलिए भी है क्योंकि जो शेख हसीना है यहाँ पर, उनकी सरकार थी उस दौरान वहीं पर, जब से बांग्लादेशी आए हैं तो वो वहां पर भी 5-7-10 साल का तो मसला ही नहीं है ना। नहीं, लेकिन 10 साल चले आ रहा है हमारे यहाँ। नहीं तो रुक गई क्या? या तो फिर आप खत्म कर, फिर तो बात ही खत्म कर दीजिए। आप कहेंगे कि नहीं ये तो नेहरू के जमाने से चल रहा है। नहीं, मैं कह रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं इस पर किसी ने कुछ नहीं किया आज तक। किसी ने किया कि नहीं किया, आपने किया कि नहीं किया, ये सवाल तो होगा ना। बिल्कुल होगा, होना भी चाहिए। किसी ने नहीं 10 साल हो गए इस सरकार को, आपकी जिम्मेदारी है कि रुके। और ये सैफ के बांग्लादेशी लड़के से सवाल नहीं है, लेकिन होम मिनिस्टर के लिए सवाल तो बनता ही है। और ये भी सच है कि उन्होंने बॉर्डर पर बहुत सारा काम किया। पोरस बॉर्डर था पूरा का पूरा बांग्लादेश का, उस पर काफी। लेकिन ये आपकी बात सही है कि ये चुनावों में इशू बनता है। चुनावों में इशू हर्षवर्धन जी? नहीं, चुनावों में इशू नहीं बनता है, रोज इशू बनता है। हम लोग कभी कभी बात करते हैं। इंदिरा गांधी ने भी कहा था कि बांग्लादेश में जिस बांग्लादेशी घुसपैठिए जिस तरह से आ रहे हैं, असम में हमें पहचान करनी होगी। कोई भी भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ नेहरू जी से लेकर इंदिरा जी और राजीव तक कभी इसका विरोध करने नहीं गया। बल्कि मुझे याद है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने तो बाकायदा बांग्लादेश की सीमा और चिकन नेक को लेकर बाकायदा आंदोलन चलाया था, बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था। दुर्भाग्य आज देखिए कि जब सीए आता है और एनआरसी की बात होती है तो पूरा देश 1.5 साल के लिए ठप कर दिया गया। सही। और कमाल की बात यह है कि उसके बाद हम लोग ये सवाल पूछेंगे कि किया क्या। 10 साल का मसला नहीं है, इंटेंट का मसला है, नीयत है कि नहीं। नीयत दिखी, फिर हुआ कि क्या एक्शन ले सकते नहीं, एक्शन लेके दिखाया। उसके बाद क्या हुआ, अगर देश की जनता खड़ी हो जाए, अरे भाई नरेंद्र मोदी को एग्रीकल्चर कानून वापस लेने पड़े, जो आज भी लगता है कि उससे बेहतर कुछ नहीं था। जब आपने ये कर दिया, ये स्थिति आ गई, खून खराबा, दंगा हो जाएगा, आंतरिक सुरक्षा की स्थिति, तो वापस लिया। कहा जाता है कि सरकारों को झुकना पड़ता है, लेकिन सीए और उसके बाद एनआरसी, आज भी ये मांग है। क्या सारे विपक्षी दलों को इसका सहयोग समर्थन नहीं करना चाहिए? दुर्भाग्य से नहीं कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी को इसमें 10 में 10 नंबर जाते हैं। विपक्ष स्तरहीन राजनीति कर रहा है। जब आप संतुष्ट हैं इस फ्रंट पर जो सरकार ने काम किया? सरकार कर रही है। सोचिए, अभी जो विजय ने कहा बड़ा अच्छा कहा, अभी बॉर्डर का, शेख हसीना के साथ भारत सरकार ने मिलकर, नरेंद्र मोदी की सरकार ने मिलकर जितने बांग्लादेश के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट थे वो खत्म कर लिए। ये छोटी बात नहीं है। 15 से लेकर शुरू हुआ और सारे बॉर्डर डिस्प्यूट खत्म किए। आप अरुणाचल, सिक्किम, लद्दाख, ये जो पूरा बॉर्डर था, वहां आपने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया, पेट्रोलिंग आगे तक हो गई।
आप ये जो मणिपुर का जहां जो जल रहा है, जी, सुलग रहा है, जी। उसमें आपने बॉर्डर शुरू कर दिया और 8 किलोमीटर का काम अभी पूरा हुआ, 160 किलोमीटर की तैयारी है। बहुत सवाल सारा ये बाकी नहीं है ना, बहुत सारा बाकी। कोई लेकिन सवाल नेशनल ये है, कैंपेन इस किस्म का चले जिसमें पहचान हो नेशनल कैंपेन कि आप कि कौन भारतीय है, कौन नहीं है। विपक्ष अपनी राजनीति के लिए देश के हितों के साथ समझौता करना बंद करे। वहां जो बाइडेन बैठे हैं, कमला हैरिस बैठी हैं, लेकिन जब जनता ने चुन के पहुंचा दिया तो उनको काम करने दो ना भाई। डोनाल्ड ट्रंप नहीं थे तो जो बाइडेन करते थे, और अब आज और जो बाइडेन हटे हैं सत्ता से तो ताली बजा रहे, या ताली नहीं बजा रहे, चुप बैठे। चलें, भारत के भी विपक्ष को मोदी सरकार को काम करने का पूरा अवसर देना चाहिए। जहां गलत है वहां टोके, लेकिन देश हित पर ही करना ठीक नहीं। आज वक्त इतना ही था। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, विजय जी, समीर जी, बहुत धन्यवाद आप आए प्रोग्राम में। कल फिर मुलाकात होती है आपसे।